ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये फिल्म एक प्रसिद्ध हॉरर निर्देशक द्वारा बनाई गई है और इसे हॉरर की दुनिया की सबसे बेहतरीन कृतियों में गिना जाता है। क्या आप तैयार हैं? कहानी की शुरुआत एक पूजा और आत्मा बुलाने की प्रक्रिया से होती है। इस प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति विशेष प्रकार का मुखौटा पहनता है, जबकि उसका सहायक हाथ में एक उपकरण लिए आसपास की ऊर्जा में हो रहे परिवर्तनों को सुनने की कोशिश करता है। जैसे ही पूजा करने वाला व्यक्ति आत्मा का नाम लेकर उसे बुलाने की कोशिश करता है, वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें तेज हो जाती है। तभी अचानक कमरे में रखी लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगती है और एक तेज चीख गूंज उठती है। अभी लोग संभल भी नहीं पाते कि अगले ही पल एक भयानक दृश्य होता है। एक दुष्ट आत्मा एक छोटे लड़के के शरीर पर कब्जा कर लेती है। लड़का इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो कमरे की मेज को पलट देता है और यहाँ तक कि उसके पिता को उठाकर कमरे के कोने में फेंक देता है। उस दुष्ट आत्मा की शक्ति इतनी भयावह होती है कि वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। ये सब घटनाएं तब शुरू हुई जब एक परिवार अपने नए घर में रहने आया था। इस परिवार को लगा था कि नए घर में उन्हें एक नई और सुकून भरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसी रात जब उनका छोटा बेटा ऊपर वाले कमरे में अकेले खेल रहा था, तभी अचानक बगल वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे उसमें कोई रहस्यमय शक्ति हो जो किसी को अपनी ओर खींच रही हो। आधी रात के सन्नाटे में छोटा रोहन एक हाथ में टॉर्च लिए जिज्ञासा में भरकर अटारी की ओर बढ़ा। अटारी में उसने चारों ओर ध्यान से देखा और महसूस किया कि ऊपर कुछ अजीब चीज है। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वो बार बार हाथ बढ़ाकर उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक सीढ़ियां चरमराकर टूट गई और रोहन नीचे गिर गया। गिरने के दर्द से कराहते हुए उसने देखा कि अंधेरे में एक भयानक छाया उभर रही थी। माँ अंजलि चीख सुनते ही दौड़कर अटारी की ओर भागी और उनके पीछे पिता रवि भी तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन जब वे अटारी में पहुंचे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उनका बेटा केवल हल्की चोट के साथ नीचे बैठा हुआ था। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रोहन को गोद में उठाकर नीचे ले आए। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, उनकी नजर कोने में रखे एक अजीब से बक्से पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि वे कुछ दिन पहले ही इस घर में आए थे और उन्होंने अटारी में कुछ भी नहीं रखा था। फिर वो बक्सा वहां कैसे आया? और भी रहस्यमय यह था कि अगले ही दिन से रोहन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया और वो इतनी गहरी नींद में चला गया जैसे कभी जागेगा ही नहीं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और 3 महीने बीत गए, लेकिन रोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान माँ अंजलि और पिता रवि अपने बेटे रोहन को ठीक करने के लिए उसे कई बार अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसकी सभी जांचें की, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य निकला। ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी बीमारी का संकेत दे। लेकिन फिर रोहन को आखिर हुआ क्या था? ये सवाल उनके मन में गूंजता रहा। दोनों इतनी चिंता में थे कि उनका कामकाज तक प्रभावित होने लगा। इसी दौरान उनका छोटा बेटा आर्यन भी अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। आर्यन ने बताया कि हाल के दिनों में हर रात उसे अपने कमरे में अजीब सी पच्चाप सुनाई देती है, लेकिन जब वो जागता है तो ये आवाजें अचानक गायब हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़े अपने बेहोश भाई को देखता और डर से सहम जाता। एक रात जब आर्यन ने डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो दरवाजा बंद होते ही पच्चाप की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। वो इतना डर गया कि उसने हिम्मत नहीं जुटाई और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर में दुबक गया। I'm scared, Mom. Scared of what? Dalton. Can I change rooms? Why would you want to change rooms? I don't like when he walks around at night. अगली सुबह उसने माँ अंजलि को ये सब बताया। उसकी बात सुनकर अंजलि परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि रोहन जो 3 महीने से बेहोश है, आखिर कैसे आर्यन के कमरे में आ सकता है। उन्होंने ये बात तुरंत अपने पति रवि को बताई, लेकिन रवि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे बच्चों की कल्पनाओं का नाम देकर बात टाल दी। जैसे ही रवि ने बात पूरी की, अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। रवि थोड़ा असमंजस में पड़ गया और नीचे जाकर देखने लगा कि कौन है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वहां कोई नहीं था। उन्होंने सावधानी बरतते हुए दरवाजा बंद कर दिया और फिर वापस ऊपर जाकर सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे कमरे में लौटे, एक तेज और चुभने वाली अलार्म की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। नीचे का दरवाजा, जिसे अभी अभी उन्होंने बंद किया था, अचानक फिर से खुल गया। अब रवि का डर बढ़ने लगा। हिम्मत जुटाकर रवि ने लोहे की एक छड़ उठाई और धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने ये सुनिश्चित किया कि वहां कोई नहीं है। फिर उसने दरवाजा दोबारा बंद किया। उस रात पूरी परिवार ने डर के साए में किसी तरह रात बिताई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन सुबह अंजलि अपने बेहोश बेटे रोहन को सफाई के लिए तैयार कर रही थी। तभी उन्होंने उसके पैरों के पास एक बड़ा सा खून से सना हुआ हाथ का निशान देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। ये देखकर अंजलि के मन में रात की डरावनी घटनाएं फिर से ताजा हो गई। दरअसल पिछली रात जब रवि नीचे गया था, तभी अंजलि ने अचानक अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि उनकी छोटी बेटी तन्वी रो रही है। चिंता में वो तुरंत देखने गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि खिड़की के पर्दों के पीछे से एक डरावनी परछाई झांक रही थी। ये दृश्य देखकर अंजलि बुरी तरह घबरा गई और अब सुबह इस खून के निशान को देखकर उनका शक और पक्का हो गया कि इस घर में कुछ अशुभ है। अंजलि ने इन भयानक घटनाओं के बाद रवि से सलाह की कि उन्हें तुरंत ये घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें लगा था कि घर बदलने के बाद इन अजीब घटनाओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये नई जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी निकली। पहले ही दिन जब अंजलि कचरा फेंकने बाहर गई तो उन्होंने घर के एक कमरे में एक अजीब सा बच्चा देखा। वो घबराकर तुरंत अंदर आई, लेकिन उस बच्चे का कोई निशान नहीं था। ये देखकर अंजलि असमंजस में पड़ गई।
उन्होंने सोचा, हम तो नया घर ले चुके हैं, फिर ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रही थी, पास का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर वही अजीब बच्चा दोबारा नजर आया, लेकिन कुछ ही पल में गायब हो गया। डर के मारे अंजलि ने बच्चे के पीछे जाने का फैसला किया। जब वो उसके निशान के पीछे चलने लगी तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का झूला बिना किसी कारण हिल रहा था। फिर वो बच्चा अचानक से फिर गायब हो गया। इस बार अंजलि का डर और बढ़ गया। उन्होंने झूले के पीछे एक दरवाजा देखा। जब वो उसे पकड़कर बंद करने लगी तो वो दरवाजा अचानक तेजी से खुल गया। अंजलि घबराते हुए दरवाजे से बाहर निकली। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई छिपा हो। उन्होंने जल्दी से एक लकड़ी की छड़ी उठाई और डरते डरते उस तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उस जगह पहुंची, उन्होंने देखा कि वो अजीब बच्चा फिर से वहां खड़ा था और उनके कानों में तेज तेज पच्चाप की आवाजें गूंजने लगी। ये सब देखकर अंजलि को एहसास हुआ कि इन डरावनी घटनाओं से बचने के लिए घर बदलना कोई समाधान नहीं था। उल्टा अब ये घटनाएं और भी भयावह होती जा रही थी। इस डरावनी स्थिति से परेशान होकर अंजलि ने अपने पति रवि से सलाह ली कि किसी तांत्रिक या साधु को बुलाकर इस घर की जांच करवाई जाए। रवि ने सहमति दी और उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक महिला को बुलाया जिन्हें लोग माया देवी के नाम से जानते थे। माया देवी अपने शक्तिशाली तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों को वश में करने की कला के लिए मशहूर थी। उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी जिससे वे अदृश्य शक्तियों को देख सकती थी। माया देवी ने अंजलि और रवि के घर का कोना कोना देखा और तुरंत समझ गई कि यह घर किसी भयानक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जांच के दौरान वो एक खास कमरे में गई और अपने सहायक से कहा कि कमरे की बत्तियां बिल्कुल न जलाएं। उस कमरे में माया ने न केवल बेहोश पड़े रोहन को देखा बल्कि ये भी बताया कि वह किसी भयानक दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है। माया ने यह भी कहा कि वो दुष्ट आत्मा इस समय घर की छत के कोने में छिपी हुई है। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और अपनी दिव्य दृष्टि के आधार पर उस आत्मा का चेहरा कागज पर उकेरने के लिए कहा। जब अंजलि ने उस तस्वीर को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे उनके हाथ कांपने लगे। अंजलि को जैसे ही वो परछाई दिखाई दी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया। ये वही छाया थी जो उन्होंने पहली बार देखी थी। ये यहां तक कैसे पहुंच गई? अंजलि ने डर और हैरानी के साथ खुद से पूछा। माया देवी ने घर का गहराई से निरीक्षण किया और आखिरकार इस रहस्यमय घटना का कारण समझा। उन्होंने रवि और अंजलि को बताया कि रोहन किसी गंभीर बीमारी के कारण बेहोश नहीं पड़ा है, बल्कि वो आत्मिक यात्री है। उन्होंने समझाया कि आत्मिक यात्रा का मतलब होता है आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर भटकना। रोहन सोचता है कि वो किसी रोमांचक यात्रा पर है, लेकिन असल में उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर किसी दूसरी दुनिया में भटक रही है। माया ने कहा यही वजह है कि उसकी आत्मा लगातार अपने शरीर से दूर जा रही है और इस दौरान एक दुष्ट आत्मा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस वजह से ही घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। शुक्र है कि आप लोगों ने समय रहते मुझसे संपर्क किया। यदि थोड़ी और देर हो जाती तो वो दुष्ट आत्मा रोहन की आत्मा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती और उसे नर्क में खींच ले जाती। माया ने गंभीरता से कहा, They are all trying to get inside of his physical body simply because they crave life, the chance to live again. But there are other entities who are malevolent and have a more insidious agenda. And then there is this. A demon who seeks Dalton's body for one reason. To cause pain to others. माया देवी ने परिवार को समझाया, अब एक ही तरीका बचा है। हमें रोहन की आत्मा को दूसरी दुनिया से वापस बुलाने के लिए आत्मा पुनः स्थापन अनुष्ठान करना होगा, तभी ये सब खत्म हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो जो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में छिपी हुई है वो और अधिक शक्तिशाली और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए बिना देर किए माया देवी, अंजलि और रवि ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनुष्ठान शुरू होते ही माहौल में अजीब सा बदलाव आने लगा। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और बिजली गरजने लगी। अनुष्ठान के दौरान जब बिजली की चमक चारों ओर फैली तो दुष्ट आत्मा ने अपनी भयानक उपस्थिति दर्ज कराई। उसने गुस्से में आकर माया के सहायक को जोर से धक्का दिया, जिससे वो कुछ ही मीटर दूर जा गिरा। माया तुरंत रोहन के माथे को कसकर पकड़कर बैठ गई और उस दुष्ट आत्मा को कड़ी आवाज में फटकारते हुए कहा, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुरंत इस शरीर को छोड़कर चले जाओ। आखिरकार माया के प्रयासों से वो दुष्ट आत्मा रोहन के शरीर से बाहर निकल गई और वातावरण में कुछ समय के लिए शांति छा गई। लेकिन माया देवी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत रवि की मां को बुलाया। रवि इस पर अचरज में पड़ गया। उसने पूछा, मां का इससे क्या लेना देना है? ये सब तो रोहन के साथ हो रहा है। तभी माया देवी ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, रोहन की ये स्थिति असल में रवि से जुड़ी हुई है। ये सब उस अनोखी शक्ति का नतीजा है जिसे उसने अपने पिता यानी रवि से अनजाने में विरासत में पाया है। रवि के बचपन में भी वही घटनाएं होती थी जो अब रोहन उसके बेटे के साथ हो रही है। रवि के साथ भी अक्सर ऐसा होता कि उसकी आत्मा बिना किसी वजह के उसके शरीर से अलग हो जाती थी। इसके अलावा उसके आसपास अजीब और डरावनी घटनाएं भी होती रहती थी। यहां तक कि जब उसकी मां ने बचपन में उसकी तस्वीरें खींची
तो तस्वीरों में उसके बगल में एक भयानक परछाई अक्सर दिखाई देती थी। शुरुआत में उसकी मां ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद ये कैमरे की गड़बड़ी होगी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी और तस्वीरों में वह परछाई साफ और डरावनी दिखने लगी, तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके बेटे को किसी दुष्ट शक्ति ने घेर रखा है। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने माया देवी को बुलाया। माया देवी ने रवि के लिए आत्मा पुनः स्थापन अनुष्ठान किया और उसकी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए उसकी यादों और शक्तियों को कर दिया। इस अनुष्ठान के बाद स्थिति सामान्य हो गई और उनका परिवार फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। जब माया देवी ने यह सच्चाई रवि को बताई तो वो पूरी तरह से अविश्वास में पड़ गया, लेकिन ये सब तथ्य थे और उसे इसे मानना पड़ा। अब जब उसका बेटा रोहन खतरे में है तो एकमात्र उपाय यही है कि रवि के को खोल दिया जाए। उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा और रोहन की फंसी हुई आत्मा को वापस लाना होगा, तभी यह भयावह संकट खत्म होगा। इसलिए रवि ने माया देवी की सलाह मानते हुए अन्य मन से अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। Ready? Yeah. Close your eyes, Josh. Take a deep breath and relax. With each breath, let the life around you fade into the background. Focus on a spot in the center of your forehead. Let my voice be your guide. Keep a steady stride. Into the further you go. अजय ने तुरंत एक जलती हुई लालटेन उठाई और मेहर आंटी के इशारे पर एक अनजान जगह पर पहुंच गया। वो सावधानी से अंधेरे में कदम रख रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में दाखिल हुआ, एक सफेद साड़ी में लिपटा एक डरावना साया उसके पास से गुजर गया। अजय ने उस साये का पीछा करना शुरू किया, लेकिन जितना आगे वो बढ़ता गया उसके सामने डरावने साये और भी ज्यादा दिखाई देने लगे। एक कोने में रोती हुई महिला, अचानक सामने आकर गायब हो जाने वाला बच्चा और पूरी तरह शांत लेकिन डरावना कमरा। यहाँ तक कि बैठक में भी 3 अजीबोगरीब डरावने चेहरे वाले लोग बैठे थे। माहौल ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और डर चारों ओर फैल गया हो। अजय सतर्कता से इन सब के बीच अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक तेज धमाके की आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज का पीछा करते हुए बैठक में पहुंचा। जहां उसने देखा कि जो साये पहले चुपचाप बैठे थे उनमें से एक ने अचानक बंदूक उठा ली। ये देख अजय डर के मारे भागने लगा और भागते भागते वो एक लाल दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसे लगा कि उसका बेटा उस दरवाजे के पीछे हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, एक डरावना साया उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी बीच असली दुनिया में अजय भी तड़पने और छटपटाने लगा। मेहर आंटी ने जल्दी से उसकी मदद के लिए आवाज दी, जिससे अजय ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से उस साये को पीछे धकेल दिया। इसके बाद अजय ने लाल दरवाजे को खोला और एक सुनसान गलियारे को पार करते हुए आखिरकार अपने बेटे तक पहुंच गया। अजय ने आखिरकार अपने बेटे को उस कमरे में पाया जहां वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने जंजीरें खोलने की कोशिश की, उसका बेटा डर से कांपने लगा, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर एक खून से सने लाल साये पर पड़ी। वो साया तेजी से अजय के करीब आकर उसे जमीन पर पटक देता है। अजय अभी संभल भी नहीं पाता कि वो साया फिर से झपटता है और एक झटके में उसे दूर फेंक देता है। इस जोरदार हमले के कारण वास्तविक दुनिया में अजय के घर में भी सब कुछ हिलने डुलने लगता है। अजय ने समझ लिया कि वो इस साये से जीत नहीं सकता। उसने फुर्ती से अपने बेटे को गोद में उठाया और अंधेरे में भागने लगा। रास्ता बेहद डरावना था, चारों तरफ से अजीब साये और चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, डरावने साये और बढ़ते जा रहे थे। घर की दीवारें फिर से कांपने लगी और अचानक रोशनी भी बुझ गई। संकट के इस समय में लीना ने अपनी आवाज का सहारा लेकर अजय और उसके बेटे को रास्ता दिखाने की कोशिश की। उनकी मदद से अजय आखिरकार उस अंधेरे और सायों से बचते हुए अपने घर वापस पहुंच गया। जैसे ही घर में शांति लौटी, मेहर आंटी को एहसास हुआ कि अजय जल्द ही लौटने वाला है, लेकिन तभी घर में फिर से हलचल शुरू हो गई। हर कोने में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, मानो कुछ डरावना होने वाला हो। अचानक घर की अलमारी का दरवाजा खुल गया और उसमें से एक डरावना साया बाहर निकल आया। अजय और लीना ने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद किया और अपनी लालटेन की रोशनी से रास्ता खोजते हुए अजय को संभालने की कोशिश की। इस प्रकार वे डरावने साये अजय के शरीर से होकर वास्तविक दुनिया में नहीं आ पाए। इसके बाद लीना तुरंत अजय के पास आई और उसे वापस आने के लिए पुकारने लगी। अजय ने जैसे ही अपने बेटे को साथ लेकर घर का दरवाजा खोला, उसने अचानक आईने में उसी डरावने साये को देखा जो पहले उसे परेशान कर रहा था। You want from me? I'm not scared of you. I'm not scared of you anymore. You can get away from me. Get the hell away from me! Leave me alone! अजय आखिरकार वास्तविक दुनिया में लौट आया और उनका बेटा भी होश में आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब मेहर आंटी जाने की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने अजय के हाव भाव में कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने तुरंत अपना कैमरा उठाकर एक तस्वीर ली। ये देखकर अजय अचानक गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने मेहर आंटी को गला दबाकर मार डाला। जब लीना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि मेहर आंटी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो सोफे पर बेजान पड़ी थी, लेकिन अजय कहीं नजर नहीं आ रहा था। लीना ने पूरे घर में उसे ढूंढा। Renee, I'm right
लेकिन आखिरकार उसे सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें लिखा था, कहानी यही खत्म होती है।